हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड अ न्यू लेक्चर एंड एक न्यू चैप्टर के साथ जो कि है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जिस इज HGP। ठीक है, अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जीनोम क्या है? जीनोम एक्चुअली क्या होता है? ऑल द डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो इंटायर डीएनए होता है उसको हम बोलते हैं जीनोम। ठीक है, अब हम बात करें कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था। देखो बेटा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है एक इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट था जो कि आइडेंटिफाई करता है जेनेटिक मेकअप ऑफ डीएनए। एक ऐसा रिसर्च प्रोग्राम था जो कि हमारे अंदर का जो डीएनए का सीक्वेंस है उसको डिटरमाइन करता था कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो किस पैटर्न में अरेंज है, किस तरह का प्रोटीन बन रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक मेकअप ऑफ डीएनए। दैट मीन्स डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस हैं उनको हम किस तरह से पता लगाएं। ठीक है, तो इस जो रिसर्च है इसका जो मेन जो कंट्रीब्यूशन जाता है वो जेम्स वॉटसन को जाता है, जिन्होंने इसकी शुरुआत करी थी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की नींव रखी। ठीक है, अब क्योंकि ये बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था। वाई इट्स अ मेगा प्रोजेक्ट? क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1990 में हुई थी और ये 2003 तक कंप्लीट हुआ। एग्जैक्टली 2003 में भी ये कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें जो वर्क रह गया था वो था क्रोमोसोम नंबर 1। ठीक है, इसकी सीक्वेंसेस जो कंप्लीट हुई थी वो हुई थी एग्जैक्टली 2006 में। बट हम ये मान के चलते हैं कि 2003 तक ये कंप्लीट हो गया था। अब ये मेगा प्रोजेक्ट था, तो क्यों मेगा प्रोजेक्ट था इसके बारे में जानते हैं। देखो, ये मेगा प्रोजेक्ट इसलिए था क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े जो ट्रस्ट है और जो बहुत बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च जो इंडस्ट्रीज हैं इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ यूके। इन सब जो बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट थे इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा कई बड़े बड़े देशों ने इसमें हिस्सा लिया था, जैसे चाइना है, जापान है, जर्मनी है, यूके है। इन सारे जो कंट्रीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, एंड और एक और रीजन है कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था भाई, क्यों? इस पे $9 बिलियन खर्च हुए। अब ये जो $9 बिलियन खर्च हुए, तो कुछ ऐसा प्रोजेक्ट था कि इतना ज्यादा अमाउंट लगना, इतना ज्यादा नर्सिंग स्टाफ लगना, इतना ज्यादा साइंटिस्ट इसमें लगा होगा, टेक्नीशियन लगा होगा, इस वजह से एक मेगा प्रोजेक्ट था। अब इस प्रोजेक्ट में होना क्या था? इसमें ये होना था कि हमारे जो डीएनए का बेस पेयर है विच इज 3 × 10⁹ बेस पेयर, ये सारा हमें आइडेंटिफाई करना था। इसको हमें देखना था कि किस तरह से बेसिस अरेंज है, फिर इनकी सीक्वेंसिंग करनी थी कि कौन सा बेस पेयर कौन सा प्रोटीन कोड करता है। तो ये सारा जो काम है इस मेगा प्रोजेक्ट के अंदर हुआ। ठीक है, अब हम जब इतने बड़े बेस पेयर का डाटा निकालेंगे, इसके ऊपर काम होगा, सीक्वेंसिंग करेंगे, तो ये सारा डाटा जो है हमें क्या करना था? कंप्यूटर में स्टोर भी करना था। ठीक है, किसी डिवाइस में स्टोर करना था। अगर हम इसकी स्टोरेज की बात करें तो अगर हम इस डाटा को एक बुक के थ्रू कंपेयर करें, तो अगर इस डाटा को हम स्टोर करने की बात करें तो कम से कम 3300 बुक भर जाएंगी इस डाटा को अगर हम एनालाइज करें। ठीक है, और उस बुक में 100 पेज होंगे, ईच बुक हैविंग 100 पेज एंड ईच पेज हैविंग 1000 ऑफ लेटर। मीन्स इतना सारा डाटा था जो कि हमें कंप्यूटर में स्टोर करना था। अब अगर हमने इस डाटा को स्टोर किया है तो हमें कुछ एनालिटिकल टूल्स भी चाहिए होंगे भाई। अगर हमने कंप्यूटर में बायोलॉजी के रेफरेंस में कुछ डाटा स्टोर किया है तो हमें एनालिटिक टूल चाहिए उसको कैसे समराइज करने के लिए, उसको जानने के लिए। इसके लिए हम यूज करते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस में वो डीलिंग ब्रांच है जहां पे हम जो भी बायोलॉजिकल रिसर्च होती है उससे जो रिलेटेड डाटा होता है उसको हम कंप्यूटर में अगर उसको सेव करते हैं तो उसको किस बिहाफ पे हम उसको उसके टूल्स को पहचाने, उसको किस तरह सीक्वेंसिंग हुई है, कौन सा किस प्रोटीन को कोडिंग करनी है, उसको कैसे डिकोड करना है, इसको हम बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इस साइंस की डीलिंग में हम क्या करते हैं, इसका जो स्टोरेज डाटा वगैरह है उसको हम समझते हैं। ठीक है, अब बात है कि हम
इस बेस पेयर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, इसकी सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जो सीक्वेंसिंग हमने करी, इसमें आपके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें पूछना आता है कि मेथोडोलॉजी क्या है, इसको करने का क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो मेथोडोलॉजी की बात करें तो ये दो तरह से होता है, या तो हम क्या कर ले, सीक्वेंस एनोटेशन कर ले, किसी डीएनए का जो बेस पेयर है हम देख लें उसका सीक्वेंस कैसा है, ठीक है। या हम क्या करें कि सीधे क्या करें कि जो डीएनए या जो आरएनए प्रोटीन बना रहा है हम सिर्फ उसके बारे में पता कर लें। तो सेंगर सीक्वेंस एनोटेशन जो है वो हमें किसने दिया था, सेंगर, इसको हम बोलते हैं सेंगर सीक्वेंसिंग। सेंगर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियोटाइड के अरेंजमेंट को बताया था कि किस तरह से न्यूक्लियोटाइड अरेंज है, कौन कौन से प्रोटीन बना रहे हैं, उसके बाद उन्होंने उसको फंक्शन भी देना शुरू कर दिया था। इसके लिए सेंगर को नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। तो सेंगर ने बोला कि भाई हम ऐसा करते हैं कि डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। जब हम उसकी स्टडी करें तो हमें डीएनए के जो सीक्वेंस मिलेंगे उसमें कुछ कोडिंग रीजन होंगे, कुछ नॉन कोडिंग रीजन। कोडिंग रीजन वो होंगे जो प्रोटीन बना रहे होंगे, कुछ नॉन कोडिंग रीजन है जो कि प्रोटीन नहीं बना रहे। तो इन्होंने बोला कि हम डीएनए की सीक्वेंसिंग करें और कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों रीजन को हम स्टडी करें, उसके बाद हम उसको सीक्वेंस दे दें। एटीजीसी है, एटीसीसी है, जीजीसी है, और उसको हम सीक्वेंसिंग दे दें कि कौन से कोडिंग है, कौन से अनकोडिंग है। फिर इसके करस्पॉन्डिंग में हम इसके अमीनो एसिड के सीक्वेंस को एनालाइज कर लें। भाई जो डीएनए की कोडिंग रीजन होगा उससे एमआरएनए बनेगा, मैच्योर एमआरएनए बनेगा, और जो मैच्योर एमआरएनए बनेगा वो प्रोटीन बनाएगा। पूरा एमआरएनए तो प्रोटीन नहीं बनाता है, जिसमें जो मैच्योर वाला पार्ट्स होता है जिसमें इंट्रॉन नहीं होते हैं वो आरएनए ही प्रोटीन बनाता है, एग्जैक्टली। तो इनका कहने का मतलब था कि हम अमीनो एसिड को इसके करस्पॉन्डिंग सीक्वेंसिंग हमने कर दी, इसके करस्पॉन्डिंग में हमने जो अमीनो एसिड के सीक्वेंस है उनको पता कर ले। जैसे कि कोई सीक्वेंस है एटीजीसी या सीसीजीसी, ठीक है, मतलब ये ए प्रोटीन बना रहा है, ये बी प्रोटीन बना रहा है। इनका कहने का मतलब है कि अगर इस अमीनो एसिड को स्टडी कर लें और इसकी सीक्वेंस इसकी स्टडी कर लें, इन्होंने ये तरीका बताया, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि एक और दूसरा तरीका है कि हम एक्सप्रेस सीक्वेंसिंग टैग कर लें। ओनली जो कोडिंग रीजन है किसी डीएनए में, मान लो ये वाला पार्ट कोडिंग है और ये नॉन कोडिंग है, ये कोडिंग है एंड नॉन कोडिंग है। तो उन्होंने बोला कि हम इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करें, हम सीधे सीधे जो कोडिंग वाले रीजन है सिर्फ इनको एनालाइज कर लें और ये कौन से प्रोटीन बनाते हैं उससे हम सब कुछ पता कर लें। तो इन्होंने क्या बताया कि देखो एक्सप्रेस जो सीक्वेंसिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। अब डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके हमें आरएनए निकालना है, ठीक है। तो जो एमआरएनए है जो कि मैच्योर आरएनए है जो कि प्रोटीन बना रहा होता है, ठीक है, उस एमआरएनए को हमने क्या किया है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिंग जो एंजाइम होता है उसकी प्रेजेंस में इससे हमने सीडीएनए बना लिया, मींस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लिया। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए वो डीएनए होता है जो सिंगल आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम से हम बनाते हैं। तो हमने सीडीएनए बना लिया। अब ये क्या होगा कि ये सीडीएनए जो है इस एमआरएनए के साथ, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, सिंगल पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा कि इस आरएनए के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, मीन सीडीएनए और आरएनए के जो स्ट्रैंड है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, जुड़ गए आपस में। अब हम इस आरएनए को हटाएं क्योंकि हमें डबल स्ट्रैंड डीएनए चाहिए। अब हम इस आरएनए को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, आरएनए एंजाइम ले आएंगे, ठीक है। वो क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा, आरएनए को इजिली रिमूव कर देगा, इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से आरएनए को निकाल देगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचेगा, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बचेगा, ठीक है। इसकी हम पॉलीमरेज एक्टिविटी कर दें। एप्लीकेशन में पढ़ा होगा कि जब डीएनए का पॉलीमराइजेशन करते हैं पॉलीमरेज, तो हमें एक नया स्ट्रैंड मिल जाता है, तो सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड डीएनए कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेस सीक्वेंसिंग यही बोलती है कि भैया हम डीएनए से आरएनए को एक्सट्रैक्ट कर लें और उससे हम जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर तैयार कर लें
और हमें पता चल जाएगा कि कौन सा रीजन जो है इसमें कोडिंग और प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, अब मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो थी वो ये वाली थी, सेंगर वाली, सीक्वेंस एनोटेशन। इन्होंने बोला कि भैया ये वाले पार्ट को हम इतना नहीं प्रेफरेंस दे रहे हैं कि ये सिर्फ क्या करता है, कोडिंग वाले रीजन को ही करता है, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, हम पूरा मेथड करेंगे कि हम कोडिंग को भी सीक्वेंसिंग करेंगे और नॉन कोडिंग वाले रीजन को भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ये कोडिंग वाला कौन से अमीनो एसिड बना रहा है और नॉन कोडिंग तो कोई प्रोटीन बनाता ही नहीं है। तो मोस्ट एक्सेप्टेड जो थ्योरी थी वो थी आपकी सीक्वेंस एनोटेशन की। ठीक है, अब इतना सारा जो हमने ये तामझाम किया है, इसका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या गोल था? ठीक है, मेन जो गोल यही था कि हमें ये जो बेस पेयर है हमारे 3 × 10⁹ बिलियन जो बेस पेयर है, इनके न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हमें क्या करना था, आइडेंटिफाई करना था, और इस सीक्वेंस को एक डाटा के बिहाफ पे हमें स्टोरेज करना था। क्योंकि आप सब जानते हो कि एवरी ह्यूमन बीइंग में 99.9% जो डीएनए होता है वो सिमिलर होता है। दैट मीन्स कि जो मेरा 99% डीएनए है, आपका डीएनए, आपके भाई का डीएनए, आपके कजिन का डीएनए, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, पड़ोसी है, सबका डीएनए, हम सबका डीएनए सिमिलर है। तो 99.9% डीएनए जो है वो सब में सिमिलर है। जो 0.1% डीएनए है वो हम सबका डिफरेंट है। ठीक है, उसी के बिहाफ पे आप अपने भाई से अलग दिखते हो, आप अपने रिलेटिव से अलग दिखते हो, आप अपने पड़ोसी से अलग दिखते हो, बिकॉज ऑफ 0.1% डीएनए है। वही डीएनए जो है इस पूरी पॉपुलेशन में वेरिएशन क्रिएट करता है। और ये जो 0.1% डीएनए है, जिसको हम जंक डीएनए बोलते हैं बेटा, ये कोई प्रोटीन नहीं बनाता है। क्या होता है कि ये कोडिंग रीजन है जो कि प्रोटीन बनाता है डीएनए में, और जो नॉन कोडिंग रीजन है वो कोई प्रोटीन नहीं बनाता, लेकिन ये हमारे डीएनए में पड़ा है। ठीक है, प्रोटीन नहीं बना रहा। अब ये जो नॉन कोडिंग वाला रीजन है, यही रीजन जो है रिसर्च का बेस बनता है हर जगह, क्योंकि कोडिंग वाला तो सब में फंक्शनल है। नॉन कोडिंग वाला जो रीजन है वो सब में जो है उसके सीक्वेंसेस अलग अलग है। उसके जो रिपीट्स है, मीन्स उसमें जो न्यूक्लियोटाइड का रिपीट है, मान लो ATGC, तो किसी में ATGC 10 टाइम रिपीट हो रहा है, किसी में 5 टाइम रिपीट हो रहा है, किसी में 15 टाइम रिपीट हो रहा है। तो नंबर ऑफ रिपीट के बेसिस पे ही जंक डीएनए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और यही जो वेरिएशन है इसी वजह से एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है। ठीक है, बल्क डीएनए तो सबका सेम है, 99.9% वी आर सेम इन ऑल पॉपुलेशन, बट 0.1% डीएनए इज अ डिफरेंट विच क्रिएट वेरिएशन इन दिस अर्थ। तो जो 0.1% है, जिसको हम जंक डीएनए बोलते हैं, जो कि किसी काम का नहीं है, एग्जैक्टली यही डीएनए सबसे ज्यादा काम का है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिसर्च जो होती है ना इस जंक डीएनए पे ही होती है। जो प्रोटीन कोड कर रहा है उस पे नहीं होती। तो सेंगर सीक्वेंसिंग जो थी या सीक्वेंसिंग एनोटेशन जो थी वो यही थी कि भैया हम न्यूक्लियोटाइड के बेसिस पता कर लें। ठीक है, वो कौन सा बेस पेयर है, वो कौन सा प्रोटीन बना रहा है, कहाँ पे न्यूक्लियोटाइड रिपीट कर रहे हैं, कितने टाइम रिपीट कर रहे हैं, कौन से अमीनो एसिड कौन सा फंक्शन कर रहा है। अब इतना सब करने की जरूरत क्या थी? देखो, सबका डीएनए में जो प्रोटीन है वो सब में सिमिलर होगा, तो फंक्शन भी सिमिलर कर रहा होगा। तो ये सब पता लगाने का रीजन ये था कि अगर हम ये सब पता लगा लें तो जो इन फ्यूचर जो बहुत सारी रेयर डिजीज हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें पता चल जाएगा वो क्यों होती है, किस न्यूक्लियोटाइड के पेयर में चेंजिंग हुई होगी कि वो डिजीज अपीयर हुई। अगर वो हुई है तो कौन सा प्रोटीन है जो इन्फ्लुएंस कर गया है, या उस प्रोटीन के रिगार्डिंग हमें कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर करनी चाहिए। तो सीक्वेंसिंग का जो मेन जो मकसद था वो यही था, इसीलिए ये सीक्वेंसिंग करी गई थी और इतना बड़ा डाटा तैयार किया गया था और इसको स्टोर किया गया था। ठीक है, अब बात है कि गोल ऑफ HGV, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, इसको हमने इतना सब किया, डाटा स्टोर किया। इस डाटा के बिहाफ पे हम किसी के बारे में भी पता लगा सकते हैं। हमें सब कुछ पता है, हमें किसी भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पता है, हम तो क्लोन बेबी डिजाइन कर सकते हैं, है ना, या किसी भी बड़ा जो इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज है हम उसका क्लोन भी बना सकते हैं।
बट ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि कोई भी रिसर्च जो होती है ना, बहुत सारे जो लीगल अप्रोच के साथ तैयार करी जाती है कि वो जो किसी भी गलत हाथों में ना पड़े। उसका जो जो मेन बेनिफिट हो ना, वो रिसर्च में यूज हो, उसके रिगार्डिंग मेडिसिन बनाई जाए, हम प्रोटीन की एनालिसिस करें और आगे जाके हम और ज्यादा रिसर्चेस करें जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए फायदेमंद हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जो हमने ये जो सीक्वेंसिंग करी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसका रिजल्ट क्या आया। देखो, इसका रिजल्ट ये आया कि हमने जो 3164.7 मिलियन कह लो या 3.1 बिलियन बेस पेयर कह लो, ठीक है, जिसको कि ह्यूमन जीनोम में हमने आइडेंटिफाई किया। ठीक है, फिर हमने पता लगाया कि एवरेज जीन हमारी ईच सेल में जो एवरेज जीन है वो 30,000 है। और हमने जो एस्टीमेट लगाया था, हम पहले जब हमें रिसर्च नहीं हुई थी तो हमें लगता था कि 80,000 to 1,40,000 जीन्स होते होंगे, बट एक एवरेज सेल में 30,000 जीन होते हैं, जिसमें से केवल 50% ही फंक्शनल होते हैं। दैट मीन्स कि से 50% तो कोड कर रहे हैं प्रोटीन के लिए, बाकी जो 50% है वो जंक डीएनए है आपका, जो कि कोड नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि एवरेज जीन जो थे आपके वो क्या है, 3000 बेसिस है। 30,000 आपके पास जीन है, जिनके ईच जीन के पास 3,000 जो है बेसिस है एंड 1,500 बेस पेयर। बेसिस एंड बेस पेयर का क्या मतलब होता है, देखो डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंड होता है। तो अगर ये इस तरह से है ATGC, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा इसका, TACG। तो ये डबल स्ट्रैंड का हम बात करें तो हम कहेंगे बेस पेयर है। ठीक है, और अगर हम कहें ATGC बेसिस है। ठीक है, तो बेसिस कितने हैं, हमारे पास बेसिस है 3,000, each gene having 3,000 bases and 1,500 base pair। ठीक है, लार्जेस्ट जीन कौन सा था, डिस्ट्रोफिन जीन है, जो कि हमारे मसल्स में पाया जाता है। मसल्स में एक प्रोटीन बनाता है डिस्ट्रोफिन जीन। इसका क्या होता है, अगर ये बनता है या नहीं बनता है, ठीक है, अगर ये नहीं बनता है या एक्सेस अमाउंट में बनता है तो ये क्या होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को कॉज करता है। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि लार्जेस्ट जीन जो था वो डिस्ट्रोफिन जीन है, जो कि हमारे मसल सेल्स में पाया जाता है, जिसके पास 2.4 मिलियन बेसिस हैं। ठीक है, और ये बिलोंग करता है एक्स क्रोमोसोम से, मींस एक्स क्रोमोसोम में डिस्ट्रोफिन जीन होता है, जिसके पास 2.4 मिलियन जो है वो बेसिस हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि लार्जेस्ट क्रोमोसोम क्या है, लार्जेस्ट क्रोमोसोम है वो हमें क्रोमोसोम नंबर 1। ठीक है, जिसके पास 2,968 जीन है। स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम है हमारा क्रोमोसोम वाई, जिसके पास है सिर्फ 231 जीन। लार्जेस्ट हैविंग 2,968 एंड स्मॉलेस्ट विच इज अ वाई क्रोमोसोम हैविंग 231 जीन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 99% ऑफ डीएनए इज सिमिलर और ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि 99.9% डीएनए है, ऑल द इंडिविजुअल हैविंग अ सेम, सब में से एक जैसा है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 1.4 मिलियन जो है हमारे पास स्निप जीन्स है। स्निप जीन्स का मतलब है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म वाले जीन है। इसका मतलब होता है, देखो SNP क्या होता है, यहां देखते हैं हम। SNP का मतलब होता है कि किसी सेम लोकस पर डिफरेंट जीन का पार्ट आ जाए, किसी सेम लोकस पर डिफरेंट जीन का पार्ट आ जाए। देखो हम बात कर रहे हैं कि मान लो ये क्रोमोसोम नंबर, दिस इज अ क्रोमोसोम नंबर 1, हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है और एक सी है, ये 3 पर्सन हैं। अब इनका ये डीएनए का सीक्वेंस देखो। ठीक है, ATGC, ATGC, ATGC। ठीक है, GCGC, ठीक है, GCGC,
पर्सन है जिनके हम क्रोमोसोम 1 को स्टडी कर रहे हैं। अब देखो इनका पूरा सीक्वेंस एक है सब में, क्योंकि सबका डीएनए तो सेम ही होता है ना। अब बात ये आती कि यहां पे टी है, यहां पे ए है, ठीक है, और यहां पे जी है। 3% है इंडिविजुअल ए, बी एंड सी। तो ये जो सिर्फ जीन्स है जिसको हम बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, इसका मतलब ये है कि क्रोमोसोम 1 पर एक सेम लोकस पर डिफरेंट डीएनए का न्यूक्लियोटाइड आ गया है, ठीक है। सब कुछ सिमिलर है, सिर्फ एक बेस पेयर चेंज हो गया। यहां पे टी आ गया, यहां पे ए आ गया, यहां पे जी आ गया। इसी को बोलते हैं स्निप। दैट मीन्स कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है वेरिएशन आ जाना। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की वजह से आपका जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है वो चेंज हो गया है। अब स्निप की वजह से एक बहुत रेयर जो होती है, रेयर क्या बोले, बहुत जानी पहचानी सी डिजीज है जो कि हो जाती है, बहुत पढ़ा है हम लोगों ने इसके बारे में। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सिकल सेल एनीमिया है। ये सिकल सेल एनीमिया क्या होता है भाई, आरबीसी जो है प्रॉपर ऑक्सीजन बाइंडिंग नहीं होती है वहां पे, और वो उसका जो शेप होता है ना वो शिकल शेप हो जाता है। राउंड से कॉनकेव से क्या होता है, वो ऐसे हो जाता है सिकल से। तो यहां पे क्या होता है, एक जीन होता है HBA, ठीक है। इसका एक बेस पेयर चेंज हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है HBS में, HBS में, सिकल सेल में। तो ये किस वजह से होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज की वजह से होता है। भाई डीएनए का कोई पैटर्न रहा होगा, ATGC, ATGC, ठीक है, और यहां पे कोई सिंगल न्यूक्लियोटाइड है वो चेंज हो जाए, ठीक है। अब भाई वो चेंज हो जाएगा तो डिफरेंट प्रोटीन बनाने लगेगा, सीक्वेंसिंग चेंज हो जाएगी ना पूरी। तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो किसकी वजह से होता है, स्निप जीन की वजह से। और डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहता है, अब ये किस वजह से हुआ होगा, जाहिर सी बात है किसी भी बेस पेयर में कोई चेंजेस हो जाए, कोई न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस हो जाए, उसका रीजन होता है म्यूटेशन हो जाना। और ये म्यूटेशन जो होता है वो लीथल नहीं होता है, मीन्स ये नहीं कि म्यूटेशन हो गया तो अब हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। ये म्यूटेशन पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लीथल नहीं है, ठीक है। सेकेंड चीज ये कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहता है, हम बात कर रहे हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड की, लेकिन हम बात पॉलीमॉर्फिज्म की अगर बात करें तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहता है कि 0.1% से अगर ज्यादा का जो चेंजेस है, 0.1% का जो म्यूटेशन है, वो अगर पॉपुलेशन में पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रहा है तभी हम उसको बोलेंगे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। कहने का मतलब है 0.1% डीएनए जो है, 0.1% से ज्यादा डीएनए में अगर चेंजेस हो जाए, म्यूटेशन की वजह से न्यूक्लियोटाइड में कोई चेंजेस हो जाए, और वो जो डिफरेंस है वो किसी पॉपुलेशन में 0.1% से अगर ज्यादा दिखेगा तो ही डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म हम बोलेंगे। अगर 0.1% से कम है तो हम उसको पॉलीमॉर्फिज्म नहीं बोलेंगे। तो कहने का मतलब है कोई ऐसा वेरिएशन हो जाए जो कि 0.1% से ज्यादा की पॉपुलेशन में शो हो रहा हो तो हम उसे बोलते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। और इसी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म में सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म आ जाता है जिसे हम बोलते हैं स्निप, ठीक है। तो मेन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पर्पस यही था कि हम न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पता करें, कौन सा जीन कब म्यूटेशन कर रहा है, किस न्यूक्लियोटाइड में म्यूटेशन हो गया है, सीक्वेंसिंग कर लें, प्रोटीन बना लें। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने इतनी बड़ी रिसर्च कर ली, अब इसमें एक चीज आएगी, व्हाट इज इलिसी, ELSI, नीट में इसके बारे में पूछ लेते हैं। तो एलसी क्या कहता है, HGP में एलसी है इथोलॉजिकल, लीगल एंड सोशल इशू। कोई भी रिसर्च जो होती है इस लेवल की तो उसके कुछ इथोलॉजिकल एंड लीगल
लीगल एंड सोशल इश्यूज होते हैं। मीन्स अगर हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है तो हमें वो किसी इंडस्ट्रीज में डालना है रिसर्च के लिए, तो उससे कुछ लीगल बैरियर्स होने चाहिए। ये नहीं कि किसी के भी हाथ में वो प्रोजेक्ट लग जाए और हम किसी का क्लोन तैयार कर ले, किसी भी इन्फ्लुएंसर का क्लोन बना ले, तो वो सोसाइटी को हार्मफुल नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या लीगल बैरियर तैयार करने हैं, ये सब चीजें जो हैं वो एलसी के अकॉर्डिंग में आती हैं। ठीक है, तो आज का आई थिंक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्योंकि ना ये वाला आपने टॉपिक पढ़ा है ना तो वो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।